भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही लंबी और कह सकते हैं कि एक जटिल यात्रा है। जुनून, बलिदान और अटूट इरादों की न जाने कितनी ही कहानियों से भरी हुई। असल में ये उन घटनाओं की एक पूरी सीरीज थी जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और मकसद एक ही था, भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करना। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम सबसे पहले विद्रोह की शुरुआती चिंगारियों को देखेंगे, फिर 1857 के महाविद्रोह पर बात करेंगे, राष्ट्रवाद के उदय को समझेंगे, फिर गांधी युग के जन आंदोलनों को जानेंगे और आखिर में हम स्वतंत्रता और विभाजन के उन मुश्किल पलों तक पहुंचेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई, लेकिन सच तो ये है कि विरोध की आग वो तो बहुत पहले से ही सुलग रही थी। मतलब 1857 के उस मशहूर विद्रोह से काफी पहले ही पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ लोग खड़े होने लगे थे। ये टाइमलाइन हमें ठीक यही दिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई कोई एक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये कई विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला थी। 1757 में तमिलनाडु में अज़गु मुतु कोने के विरोध से लेकर 1824 में ओडिशा में बख्शी जगबिंधु के सशस्त्र विद्रोह तक स्थानीय शासकों और समुदायों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। तो आप देखते हैं कि कैसे विरोध की ये अलग अलग चिंगारियां एक साथ मिलकर 1857 की उस बड़ी आग में तब्दील हो गईं, जिसने सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर नहीं रख दिया, बल्कि भारतीय इतिहास की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। अच्छा, हर बड़ी आग के लिए ना एक चिंगारी चाहिए होती है, और 1587 के विद्रोह के लिए वो चिंगारी थे नए राइफल के कारतूस। सोचिए, एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये एक ऐसी बात थी जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाई। बस फिर क्या था, दशकों से जो गुस्सा दबा हुआ था वो एक झटके में भड़क उठा। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह था। मंगल पांडे के विद्रोह ने पहली चिंगारी लगाई, फिर मेरठ में बगावत भड़क उठी, और देखते ही देखते विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ चले, जिसने इस छोटे से विरोध को एक बड़े सैन्य और नागरिक विद्रोह में बदल दिया। इस विद्रोह ने सिर्फ सैनिकों को ही नहीं जगाया, बल्कि इसने कई महान नेताओं को भी जन्म दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपे तक इन हस्तियों ने न सिर्फ विद्रोह को लीड किया, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का स्रोत बन गए। हालांकि विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबा दिया गया था, पर इसने एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, जो करीब 100 सालों से भारत पर हावी था, वो खत्म हो गया, और अब भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यहां से संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह ने ये तो साफ कर दिया था कि सिर्फ हथियारों से बात नहीं बनेगी। इसके बाद विरोध ने एक नया रूप लिया। अब लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से, राजनीतिक जागरूकता से और एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना से लड़ी जानी थी। और इसी नई सोच का नतीजा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हाँ, शुरुआत में ये एक नरम संगठन था जो याचिकाओं और बहस के जरिए भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहा था, पर ये उस राजनीतिक आंदोलन की पहली सीढ़ी थी जो आखिर में भारत को आज़ादी दिलाता। लेकिन देखिए, कांग्रेस के अंदर ही ना जल्द ही दो अलग अलग सोच पैदा होने लगी। एक तरफ थे नरम दल वाले, जो कहते थे कि चलो धीरे धीरे सुधार करते हैं, और दूसरी तरफ थे गरम दल वाले, जिनका मानना था कि हमें पूर्ण स्वशासन चाहिए और कुछ नहीं। और यही जो बंटवारा था, इसने कांग्रेस के भविष्य और आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा तय कर दी। 1905 में बंगाल के विभाजन ने तो जैसे राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। इसके जवाब में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। ये सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली भावनात्मक अपील थी कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करो और भारतीय उत्पादों को अपनाओ, भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाओ। और इस नए और ज्यादा मुखर राष्ट्रवाद की पूरी भावना को बाल गंगाधर तिलक के इस एक नारे में समझा जा सकता है, स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए एक एक्शन प्लान था। और फिर 1920 के दशक में एक ऐसे लीडर का आगमन हुआ जिसने स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया, महात्मा गांधी। उन्होंने इस आंदोलन को कुछ पढ़े लिखे लोगों के संघर्ष से निकालकर एक देशव्यापी जनसंघर्ष बना दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये एक क्रांतिकारी विचार था। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का सामना करना हथियारों से नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा से। ये नैतिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसका ब्रिटिश साम्राज्य के पास कोई जवाब नहीं था। गांधी जी के नेतृत्व में और नेहरू और पटेल जैसे दिग्गजों के साथ पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए, असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक। इन आंदोलनों ने लाखों करोड़ों भारतीयों को, किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल कर लिया। अब हम इस संघर्ष के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक दौर में पहुंचते हैं। ये वो वक्त था जब आज़ादी की सुबह तो नज़दीक थी, लेकिन उसके साथ ही एक अलग राष्ट्र की मांग ने बंटवारे की एक बहुत गहरी खाई भी खोद दी थी। जहां एक तरफ कांग्रेस एक अखंड आज़ाद भारत के लिए लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी राजनीतिक ताकत उभर रही थी, और वो थी मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की वकालत की, जिससे भारतीय राजनीति में एक नया और बहुत ही जटिल मोड़ आ गया। और फिर दशकों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और लाखों लोगों के सपनों के बाद वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और लगभग 200 सालों के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। लेकिन आज़ादी की ये सुबह एक स्याह अंधेरे के साथ आई। ये एक दर्दनाक बंटवारे के साथ आई, जिसने ब्रिटिश भारत को 2 अलग-अलग देशों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और इस एक फैसले ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज़ादी का जश्न बंटवारे की त्रासदी में कहीं खो सा गया। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हिंसक पलायनों में से एक था। लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें सब कुछ छोड़कर नई खींची गई सरहदों के पार जाने पर मजबूर होना पड़ा, और इस दौरान अनगिनत जाने गई। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आज़ादी तो मिली, पर किस कीमत पर? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बेशक मुक्ति की एक शानदार कहानी है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी भी है जो बंटवारे के गहरे और कभी ना भरने वाले जख्मों से हमेशा जुड़ी रहेगी। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर आज भी हम सब विचार करते हैं।